नमस्कार। मैं हेमंत सिंह फोगाट अभी लाइव हूं आपके सामने। YouTube पे मेरा वीडियो है ये। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आज मैंने डिसाइड किया था कि हम बात करेंगे अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं उनके ऊपर। हम बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं राष्ट्रपति के, वो कहीं ना कहीं भारत के चुनावों से मिलते जुलते लगते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ के मुद्दे भी भारत से जुड़े हुए लगते हैं। बेरोजगारी, जनता का बढ़ जाना, पॉपुलेशन बढ़ना, क्राइम, मैनी अदर थिंग्स। भारत में हम रोहिंग्या से, बांग्लादेशी रिफ्यूजियों से, इन सब से परेशान हैं। अमेरिका वाले भी पूरी दुनिया से जो रेफ्यूजी भागते हैं अमेरिका की तरफ शरण लेने, डोंकी बन के, उससे परेशान है। लेकिन आज हम अमेरिका की बात नहीं करेंगे डिटेल में। उसके दो कारण है। एक तो ये कि मैं अमेरिका के इलेक्शंस को लेके फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अमेरिका को लेके बात की तो मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा टॉपिक के साथ। मेरे मन में आज इच्छा है बात करने की ईवीएम मशीन को लेके। मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि ईवीएम ने किसी इलेक्शन में घपला कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मैं सिर्फ लॉजिकली बात करना चाहता हूं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। देखो, ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी भारत में। भारत में ईवीएम को एंट्री दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस थी। आप समझ रहे हैं बात को? और कारण यह था ईवीएम का इंडिया की इलेक्शन सिस्टम या पॉलिसी में घुसने का, कि इंडिया में इलेक्शंस होते थे और बैलेट पेपर से वोट डाली जाती थी। तो बैलेट पेपर से जब वोट डलती थी तो वो ना तो कोई सीरियल नंबर रखती थी, मतलब उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी, कोई उसकी पहचान नहीं थी। वो एक कागज का पन्ना था, उसके ऊपर सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए हैं। उन नामों के सामने उम्मीदवारों के फोटो, मतलब चुनाव चिन्ह लगे हुए हैं, पार्टी का नाम है, और जिस नाम के आगे एक मोहर होती थी, छोटी सी, इतनी सी गोल मोहर, छोटी सी, वो ठप्पा लगाना होता था बैलेट पेपर पे। तो अब आपको याद होगा, मेरी ये बात सुनने के बाद ध्यान में आपके भी आएगा कि नारे चलते थे कि मोहर लगेगी हाथ पे, या मोहर लगेगी कमल के निशान पे, मोहर लगेगी लालटेन पे, ऐसे नारे लगते थे। तो वो नारे इसीलिए लगते थे कि उस टाइम मोहर का एक स्टैंप होती थी, मोहर। उस मोहर को लगाना बैलेट पेपर पे वोट कास्टिंग मानी जाती थी। तो साहब, होता क्या था कि हर जगह पे पुलिस पहुंच नहीं सकती थी। इतनी भारत के पास फौज नहीं होती थी कि देश के हर बूथ के ऊपर फौज खड़ी हो जाए और शांति प्रिय इलेक्शन कराए। तो इस कमी की वजह से, पुलिस की कमी की वजह से, फौज इतनी ज्यादा ना होने की वजह से कि हर बूथ पे उसको खड़ा किया जा सके, होता क्या था कि नेता लोग बाहुबलियों को हायर कर लेते थे, किराए पे लेते थे। जैसे मान लो हरियाणा की बात है, तो हरियाणा में अखाड़े हैं पहलवानों के, कुश्ती। तो नेता लोग अखाड़ों को ठेका देते थे कि भाई, मेरे विधानसभा हल्के में बूथ संभालने हैं, तो 50-50, 20-20, 100-100 पहलवानों की टोलियां बूथों पे जाती थी। और जहां पे नेताजी को वोट मिलने की गुंजाइश नहीं होती थी, वहां पे बूथ कैप्चरिंग करी जाती थी और ठप्पे मार के ढोल में डाल दिया जाता था। तो बूथ कैप्चरिंग होती थी दबा के। अब यूपी में अगर हम देखें, बाहुबली बहुत उभरे। बिहार का एग्जाम्पल ले लो,
महाराष्ट्र का ले लो, बड़े बड़े स्टेट्स का एग्जाम्पल ले लो, वहां बिहार में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, अब तो यूपी के 2-3 टुकड़े हो गए, झारखंड बना दिया, आपका उत्तराखंड बना दिया, तो यूपी अब छोटा स्टेट हो गया। तो यूपी में बड़े बड़े बाहुबली उभरे, उनका उभरने का कारण क्या था? नेताओं को मसल पावर की जरूरत होती थी, इसे मसल पावर बोल देते हैं ऐसे करके, भाई मतलब बाहुबल। तो नेताओं को मसल पावर की, बाहुबल की जरूरत होती थी, तो वो गुंडों को, बदमाशों को शह देते थे। अब गुंडे, बदमाश, दबंग लोग बूथ कैप्चरिंग करते नेताजी के लिए, नेताजी चुनाव जीत जाते, और फिर जो गुंडे हैं वो अपने लाभ के लिए नेताजी से काम करवाते। अच्छा, नेताजी डरते हुए काम करते भी, ये भी एक फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि नेता दबाव में रहता था, नेता भी खुशी खुशी गुंडे, बदमाशों को, दबंगों को, बाहुबलियों को फायदा पहुंचाता था। ये एक अनकही जुबान से अनकही डील होती थी, आंखों ही आंखों में, कि आप हमें लाभ दे रहे हो, हम आपके लिए बूथ कैप्चर करेंगे। तो नेताजी चुनाव जीतते गुंडे, बदमाशों, बाहुबलियों के दम पे, बूथ कैप्चरिंग के दम पे। फिर बाहुबलियों को, गुंडे, बदमाशों को शह मिलती, वे अपने हिसाब से अपनी चीजें करते बिना रोक टोक के। पुलिस प्रशासन बेबस होकर देखता रहता, क्योंकि नेताजी ने कह रखा है पुलिस को कि भाई किसी को भी पकड़ना नहीं है, जो जैसा कर रहा है करने दो। और इस तरह से कहानी चलती थी। और हुआ क्या, बड़े बड़े बाहुबली खड़े हो गए, तैयार हो गए, और मतलब फुल गुंडा राज नेताओं ने चलवा दिया बूथ कैप्चरिंग की वजह से, कि बूथ कैप्चरिंग अगर गुंडे करेंगे तभी इलेक्शन जीतेंगे। तो बाहुबली जो है पैदा हो गए, और बाहुबली भी एक समस्या बन गए। मुख्यमंत्रियों तक को मारने की सुपारियां लेने लगे। यूपी की बात बता रहा हूं, मतलब एक तरह से सरकार जीरो, बाहुबली हीरो, ऐसा कुछ होता था। तो भाई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने सारे गंदे काम किए हैं। तो ईवीएम को कांग्रेस के राजीव गांधी जी जो है वो भारत में लेके आए, इंट्रोड्यूस किया, और बूथ कैप्चरिंग पे लगाम लगी। और जितने भी बाहुबली थे, अब आप देख रहे हो ना आजकल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी धड़ाधड़ बाहुबलियों को मरवाने लग रहे हैं। कुछ लोग तो पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, कुछ को जेल में मरवा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब नेताओं को बाहुबल की जरूरत ही नहीं है, उनको ईवीएम मशीन से वोटिंग से काम लेना है। नेताओं को अब बैलेट पेपर और बूथ कैप्चरिंग तो है नहीं सिस्टम में, तो बूथ कैप्चरिंग करानी नहीं। ईवीएम उस तरह की है नहीं कि भाई बूथ कैप्चरिंग टाइप काम हो जाए ईवीएम से। खट 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 बटन तो दबता नहीं है ईवीएम में। तो बाहुबलियों की जरूरत खत्म हो गई, ईवीएम आ गई। अब बाहुबलियों कैसे निर्दयता के साथ मार रहे हैं, पूरी बेरहमी के साथ, कोई रहम नहीं उन पे, उनकी कोई सॉरी नहीं, कोई माफी नहीं, उनकी जरूरत खत्म हो चुकी है, तो खत्म किया जा रहा है। तो मेरा ये सारा मामला बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि ईवीएम को लाना मजबूरी बन गया था, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग होती थी दबा के भारत में। बूथ कैप्चरिंग पे लगाम लगी, कुछ दिन देश ने राहत की सांस ली, लगा कि ईवीएम से अब निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन ईवीएम मात्र एक डब्बा है, एक डब्बा, बटन दबाओ, वोट जिस तरफ जाना है जाएगा, और बात खत्म। लेकिन वक्त के साथ, खासकर सन 2002 के बाद, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की की और चीजें बहुत ही क्रांतिकारी रूप से बदली।
पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, चैनल बदलना है तो हाथ से घुमाते थे चैनल को, कट 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 कट। ब्राइटनेस के लिए बटन घुमाते थे, ब्लैकनेस, ब्राइटनेस, आवाज, वॉल्यूम का भी एक बटन होता था गोल गोल घूमने वाला। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का होता था। फिर कलर टीवी भी आए, लेकिन फिर धीरे धीरे टीवी रिमोट से चलने लगे, फिर आपके एसी रिमोट से चलने लगे। मतलब चीजें जो है टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई, एडवांसमेंट्स आई टेक्नोलॉजी में, तो डिजिटल क्रांति आई। डिजिटल क्रांति माने कि बहुत सी चीजें दूर बैठे हम करवाने लगे। तो उस डिजिटलाइजेशन का दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। ईवीएम शुरू में गलत नहीं थी, लेकिन आज क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ईवीएम शक के दायरे में आ गई है। अभी मैं जो बता रहा हूं उसमें आपको सिर्फ कमियां बता रहा हूं, लेकिन लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरह से देश ईवीएम से चुनाव करवाएगा लेकिन फिर भी घपला नहीं कर पाएगा, वो भी बताऊंगा मैं। और अगर आपको वो मेरी बात बुरी लगे या गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में आपने मेरे को बताना है कि हेमंत फोगाट जी आपका सॉल्यूशन फ्लॉप है, कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक मेरे को आइडिया है, मेरा यह मानना है कि 101% जो सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो कामयाब है। ईवीएम को लेकर के सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा और कोई बहुत बड़ी लागत भी नहीं आनी और कोई बहुत बड़ा सिस्टम भी चेंज नहीं करना है कि जी कोई यूं कहे कि हेमंत फोगाट साहब हमने तो आपकी वजह से पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ गया और देश कर्जे में आ गया। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे पेजर्स में, हजारों की संख्या में पेजर्स में इजराइल में बैठ के धमाका कर दिया। ईरान के, लेबनान के पेजर्स में घर बैठे, मतलब इजराइल में बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर वर्क करते हुए पेजर्स क्या होते हैं? जिसमें हम टाइप करके बोल के संदेश भिजवाते हैं। टेलीफोन कंपनी कहीं बैठी होती है, उसको हम फोन करके कहते हैं कि ये मैसेज इस पेजर पे भिजवा दो। तो इस तरह से पेजर वर्क करता है, फिर पेजर पे मैसेज आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट देखो कि इजराइल ने घर बैठे हजारों पेजर्स में धमाका करवा दिया, बहुत से लोग मरे, घायल हुए। तो सारा वर्ल्ड सहम गया कि वो तिरेगी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि पेजर जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, एक छोटी सी डब्बी, वो बम बन सकती है और उस ब्लास्ट से आदमी मर सकता है। दुनिया को पहली बार पता चला, हैरान हुए सब, लोगों में खौफ आ गया कि अगर पेजर में हो सकता है तो क्या पता इजराइल कल को पूरे वर्ल्ड के मोबाइल फोनों में धमाका कर दे। इस तरह के विचार, इस तरह के थॉट्स लोगों के मन में आए। और मोबाइल फोन भी कहां बचे, मोबाइल फोन भी कहां बचे। पेगासस नाम का एक वायरस या एक सॉफ्टवेयर बनाया गया और पता चला पूरे भारत के मोबाइल फोनों को हैक कर लिया गया। पूरा भारत इसलिए बोल रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति की जासूसी करनी थी सरकार ने या पेगासस चलाने वालों ने, उसकी जासूसी करी। इवन कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने चिल्ली मारी कि हमारा तो फोन हैक हुआ है। राहुल गांधी भी चिल्लाया कि अरे मैं तो रात को जो देखता हूं वो सब पेगासस वाले भी देख रहे हैं, अब मेरी इज्जत का क्या होगा। तो मतलब पेगासस सॉफ्टवेयर इतनी भयानक चीज थी या है कि उसने पूरे वर्ल्ड के मोबाइल फोन्स को हैक कर लिया। कहां बैठे बैठे? इजराइल में बैठे बैठे। तो है ना डिजिटल क्रांति। पेजर का बम बना दिया और बम ब्लास्ट करवा दिए, मोबाइल फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर घुसा दिया सबके, और कौन किसको फोन कर रहा है, क्या इंटरनेट पे सर्च कर रहा है,
किसको क्या मैसेज भेज रहा है, किसका मैसेज उसके पास आ रहा है, वो सब सब कुछ इजराइल में पेगासस वालों के पास अवेलेबल है। फिर लोगों ने क्या किया, स्मार्टफोन यूज करने बंद कर दिए, नोकिया के की पैड वाले फोन यूज करने शुरू कर दिए जिसमें एंड्रॉयड नहीं था और वो सिर्फ कॉलिंग के लिए काम आ सकता था, कि इसमें पेगासस क्या करेगा। खैर वो मुझे नहीं पता पेगासस नोकिया के कीपैड फोन्स में कामयाब है या नहीं है, बट ऐसा हुआ। आप एक चीज देखिए, धरती पे हम बैठे हैं, चंद्रयान चांद पे गया और इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, मंगलयान मंगल पे गया और इंडिया धरती से बैठ के उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल साइंटिस्ट्स आर एबल टू कंट्रोल दोज सैटेलाइट्स। कैसे? टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। आप कार चलाते हो, जीपीएस सिस्टम उसमें आजकल वो टच स्क्रीन देने लग गए ना कारों में, तो उसमें जीपीएस चलता है, वो आपको रास्ता बताता है आपने किस सड़क पे चलना है और फिर आप अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचोगे। आपकी गाड़ी किसी एरियल से जुड़ी हुई है, किसी तार से प्लग से जुड़ी हुई है? नहीं, एक सैटेलाइट है जो आपकी गाड़ी को नियंत्रित कर रहा है और बता रहा है जीपीएस के माध्यम से कि आपने कहां जाना है, आपको दिखता रहता है और आप चलते रहते हो। फिर टेक्नोलॉजी ने और एडवांसमेंट की, अब ड्राइवर की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप फैसला करती है किधर मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, सिर्फ आपको अपना डेस्टिनेशन डालना है, फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, और आपकी गाड़ी पहुंच रही है। आप बैठे रहो चुपचाप ऐसे करके, स्टीयरिंग अपने आप हिलता रहता है और सेंसर्स आ गए इतने भयंकर कि अगर आपकी गाड़ी के आगे कुछ आ गया तो वो एकदम से ब्रेक मारती है, रुक जाती है, एक्सीडेंट नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। फिर आजकल ऐसे एयर कंडीशनर्स आ गए हैं, आप जैसे मैं यहां बैठा हूं, सामने एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, मैं कहूं एसी स्टार्ट कूलिंग एट दिस टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, एसी काम करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ हमारी आवाज को पहचानता है और अब तो बटन दबाने वाले रिमोट की भी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। आप मोबाइल फोन चलाते हो, स्मार्टफोन चलाते हो, गूगल चलाते हो, तो गूगल चलाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है स्पीकर वाला, आप उस ब्लू डंडी सी को दबाओ, माइक होता है छोटा सा, उसको दबाओ आप और बोलो उसको काइंडली मुझे हेमंत सिंह फोगाट के वीडियोस दिखाए जाएं। हेमंत सिंह फोगाट के सारे यूट्यूब के वीडियो, फेसबुक पे मेरे जितने लाइव्स हैं वे वीडियो सब आपके सामने लिस्ट में आ जाएंगे, आप कोई सा भी देख लो। अब तो आपकी उंगली की जरूरत भी नहीं रही कि आप कुछ कीपैड पे टाइप करें स्मार्टफोन पे और फिर अपनी सर्च को ढूंढें। मात्र आप यही कहिए मुझे हेमंत सिंह फोगाट का आज का लेटेस्ट वीडियो दिखाएं जो उन्होंने यूट्यूब पर डाला है 11 नवंबर को, आपके पास आ जाएगा सामने, ये रहा जी 11 नवंबर का हेमंत सिंह फोगाट का वीडियो। इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है। तो मैं ये एग्जांपल्स आपके सामने क्यों दे रहा हूं? सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपको यह समझ में आए कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। आप पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते। आज के युग में अगर कोई ये कहे नहीं मैं तो आकाशवाणी रेडियो पर न्यूज सुनूंगा, आकाशवाणी के माध्यम से जो रेडियो पर न्यूज आती है मैं तो वो सुनूंगा, तो सबको हैरानी होगी यार क्या अजीब आदमी है। आजकल तो टीवी चलाने की जरूरत भी नहीं है, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लेटेस्ट न्यूज देखो, घटना होती है दूसरे 2 सेकंड बाद तो वो वायरल हो चुकी होती है पूरे वर्ल्ड में। कोई कहे नहीं मैं तो रेडियो ही सुनूंगा, तो लोग हंसेंगे, बोला यार रेडियो ठीक है लेकिन अब रेडियो के बाद तो और भी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई, अब तो मोबाइल फोन में रेडियो आ गया, रेडियो खरीदने की जरूरत क्या है। कोई कहे नहीं जी मैं तो चूल्हे पे ही रोटी बनाएंगे हम तो लकड़ी जला के, तो लोग हंसेंगे, बोले यार क्या मूर्ख लोग हैं।
अब तो गैस के सिलेंडर घर घर उपलब्ध है, 1 मिनट में आ जाते हैं। गैस के चूल्हे पे बनाओ आराम से, ना धुएं का चक्कर, ना फूंक मारने का चक्कर। ऐसे ही ईवीएम के साथ है कि वो बाबा आदम के जमाने की ईवीएम हम भारतीयों के चेपी हुई है। अब ईवीएम कैसे वर्क करती है वो भी 1 मिनट सुन लो। वोट डालने जाते हैं तो बाहर और अंदर एजेंट्स हमारे वोट को तस्दीक करते हैं वोटर कार्ड और आधार कार्ड के आधार पे। वोटर कार्ड के आधार पे हमारी वोट तस्दीक हो जाती है कि भी हाँ, इस हेमंत सिंह फोगाट की वोट हमारे बूथ पर, इस बूथ पे है और इसको वोट डालने दिया जाए। तो फिर हेमंत सिंह फोगाट जो है वो आगे बढ़ता है वोट डालने के लिए। एक अफसर बैठा होता है ईवीएम मशीन पे, वो कहता है 1 मिनट रुक जाओ, मैं मशीन को तैयार कर रहा हूं। जब वहां ईवीएम मशीन पे हरी लाइट हो जाए तब आप जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट देने के लिए बटन दबाएं। ऐसा ही होता है। मतलब ईवीएम मशीन को एक व्यक्ति तैयार करता है। जब वो रेडी होने का बटन दबाता है ईवीएम मशीन पे, दूर बैठा हुआ, ईवीएम मशीन की प्रोसेस बता रहा हूं कि दूर बैठा हुआ जब वो एक बटन दबाता है तो फिर दूर रखी हुई ईवीएम मशीन के अंदर एक ग्रीन लाइट जलती है और हमें इशारा करती है कि मैं वोट डालने के लिए तैयार हूं। आपका वोट जिसको आप देना चाहते हैं उसको डालने के लिए तैयार हूं, मेरी प्रोसेस तैयार है। आई एम रेडी टू प्रोसेस योर वोट। यही मतलब होता है। मतलब एक मैसेज ईवीएम को उधर से आया, ग्रीन लाइट जल गई। कम्युनिकेशन देखो, दूर बैठा व्यक्ति ईवीएम मशीन में ग्रीन लाइट जलने का मैसेज सेंड करता है थ्रू ए सिस्टम। फिर हम उस ग्रीन लाइट को दबाते हैं। वो ग्रीन लाइट जिस बटन के लिए हम दबाते हैं उस बटन यानी कि उस पार्टी का वोट डलता है, ईवीएम में जमा होता है और उसका प्रिंट आउट भी निकलता है। प्रिंट आउट हमें नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन प्रिंट आउट निकलता है। प्रिंट आउट डब्बे में डल जाता है। तो एक बटन मैंने दबाया ईवीएम मशीन का तो उसने 2 काम किए। अब पहला काम तो ये हो गया कि दूर बैठा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो ईवीएम मशीन को हमारे लिए तैयार करता है, वहां दूर से बैठ के बटन दबाता है मशीन का। तो ईवीएम मशीन तैयार होने का हमें ग्रीन सिग्नल देती है कि मैं तैयार हो गई हूं, क्योंकि मुझे वहां से संदेश आ गया है अब वोट डालना चाहिए। ग्रीन लाइट जलती है। तो ये एक प्रोग्रामिंग ही तो है। फिर हम बटन दबाते हैं जिस पार्टी को हमने वोट देना है। वो 2 काम होते हैं वहां पे। एक काम ईवीएम में हमारा वोट जमा हो जाता है, दूसरा काम हम जिसको वोट देते हैं उस पार्टी का प्रिंट आउट निकलता है कि भी हेमंत फोगाट ने कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया या एनी पार्टी। वो प्रिंट आउट पर्ची जमा हो जाती है। 2 काम हुए ना। तो जो मशीन, अच्छा, फिर उस ईवीएम मशीन के अंदर एक प्रोसेस और है। बैटरी कितने % अभी बची हुई है, यानी कि कितनी देर और ईवीएम मशीन से काम लिया जा सकता है। जैसे हमारे मोबाइल में हमें बार बार ये दिखता रहता है कि कितने % मोबाइल में बैटरी बची है, वैसे ही ईवीएम मशीन की भी कितनी बैटरी बच गई यूज करने के बाद वो भी दर्शाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में एक चिप काम कर रही है जो 3-4 फंक्शंस को करती है। वोट डलने पर प्रिंट आउट निकालना, वोट डलने पर ईवीएम में वोट काउंट जमा कराना, वोट डलते 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 कितनी बैटरी खत्म हो गई उस बैटरी का भी % दिखाते रहना ताकि कोई धोखे में ना रह जाए। ये सब प्रोग्रामिंग ही से तो हो रहा है। कोई गियर थोड़ी ना बदल रहे कि पहला गियर लगाया तो वोट डल गया, दूसरा गियर लगाया तो पर्ची छप गई, तीसरा गियर लगाया तो कितनी बैटरी बची है ईवीएम में वो दिख गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक चिप है, उस चिप में सारी प्रोसेस है कि जब दूर बैठा प्रिजाइडिंग ऑफिसर बटन दबाएगा ईवीएम मशीन हरा स्विच शो करेगी कि मैं रेडी हूं वोट डालने के लिए। फिर जब हम बटन दबाएंगे जिस भी पार्टी के सामने,
उस पार्टी की पर्ची छपेगी। और मेरे बटन दबाने से ईवीएम मशीन पर कितना जोर आया, बैटरी कितनी यूज हुई मेरे एक बटन दबाने से, वो भी वहां शो होता रहता है कि भाई इतने % बैटरी बची है अब। तो ये सारा सिस्टम प्रोग्रामिंग से होता है, ये कोई बटन दबाने से नहीं होता। चिंतन करो इस बात के ऊपर। अब जो चीज, भाई किसी भी चीज में हमें तो 4 चीजें बताए, भाई हरा बटन दबेगा, फिर वोट के लिए बटन दबाएंगे तो वोट डलेगा, पर्ची छपेगी, ये होगा, मतलब 2-3 काम का तो हमें पता है। अच्छा, ये भी तो मशीन को पता चलता है कि कांग्रेस के लिए बटन दबाया, बीजेपी का बटन दबाया, ये भी तो प्रोग्रामिंग है कि भाई जब कांग्रेस का बटन दबेगा तभी कांग्रेस की पर्ची वीवीपैट में छप के डब्बे में गिरेगी। अगर प्रोग्रामिंग ना हो तो मैं बटन दबाऊं बीजेपी का और वोट गिरे कांग्रेस का, प्रिंट आउट हर बार, कभी भी बटन दबाओ कांग्रेस के नाम की पर्ची गिरे, या कांग्रेस की दबाएं तो बीजेपी की गिरे। ऐसा तो नहीं होता ना, हम कांग्रेस के नाम का बटन दबाते हैं तो कांग्रेस के नाम की पर्ची छप के डब्बे में गिरती है वीवीपैट में, जो स्लिप हमें दी नहीं जाती। कांग्रेस का या बीजेपी का जिसका भी बटन दबाते हैं, ईवीएम मशीन इतनी समझदार है कि जिस सिंबल के आगे बटन दबता है वही वोट, उसी पार्टी का वोट उस पार्टी के खाते में जाता है। ईवीएम गधी है कि बटन दबे कुछ छपे कुछ, वोट जाए किसी को, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब एक प्रोग्रामिंग तो है मशीन के अंदर, जिसको 3 4 5 चीज करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस बात से तो ना तो सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता, ना चुनाव आयोग मना कर सकता, ना मोदी जी मना कर सकते, ना बीजेपी वाले मना कर सकते, ना कांग्रेस वाले मना कर सकते। ईवीएम मशीन 4-5 काम करने के लिए प्रोग्राम्ड है, इतना तो सारे देश को पता है। लेकिन जो चिप उसके अंदर है, शक होता है ना, जब टीवी रिमोट से चल सकता है, चंद्रयान रिमोट से चल सकता है, मंगलयान मंगल पे एक यहां से सैटेलाइट और रिमोट की मदद से पहुंच सकता है, आपकी कार जीपीएस रिमोट से चल सकती है, हर काम रिमोट से हो सकता है। तो फिर ईवीएम मशीन रिमोट से हैंडल क्यों नहीं हो सकती? ये जवाब मैं चाहता हूं बड़े बड़े साइंटिस्टों से। मेरा तो दिल कहता है कि भाई हां, ये रिमोट से हैंडल हो सकती है, घपला हो सकता है। क्योंकि जिस वस्तु के अंदर 4 चीज प्रोग्राम करके डाली जा सकती हैं, उसमें 5वीं 6ठी या 7वीं चीज किसी रिमोट के द्वारा या सैटेलाइट की मदद के द्वारा फिक्स किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, अभी हरियाणा में जो घपला हुआ है, हर कोई अंदर ही अंदर सुलग रहा है और कह रहा है कि जी ईवीएम ने घपला किया, ईवीएम की मदद से घपला हुआ है। तो बीजेपी वालों ने कहानी बनाई, या कुछ जो लोग बीजेपी समर्थक थे उन्होंने कहानी बनाई, वो बोले ऐसा है कांग्रेस तो अपने कारणों से हारी है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी, जिनको टिकट नहीं मिली वो खड़े हो गए और फिर उनको भी 20-20 हजार वोट मिल गई, और कांग्रेस की वोट जो थी वो कांग्रेस को ना आने की वजह से निर्दलियों को चली गई। क्या बुलशिट, टट्टी जैसी दलीलें हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। जिसमें दिमाग है वो तो साफ बताएगा कि जिसने ईवीएम में घपला किया या करवाया उसने क्या किया। किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? बोला कांग्रेस को वोट नहीं जाना चाहिए। बोला जी फिर बीजेपी को डलवा दें। तो घपला करवाने वाले ने कहा कि नहीं, बीजेपी को डलवाओगे कांग्रेस को नहीं डलेगी तो लोग कहेंगे बीजेपी को इतनी वोट कैसे मिल गई, बीजेपी से तो वैसे ही जनता खिलाफ थी। तो बोला बताओ फिर क्या करें सर। तो जिसने घपला करवाया उसने कहा कि ऐसा करो, कांग्रेस को वोट नहीं डलना चाहिए और निर्दलियों के खातों में डाल दो और बीजेपी को जिता दो। तो वही हुआ। नहीं तो जिन निर्दलियों को 20-20, 25-25 हजार वोट आई, कांग्रेस हाईकमान क्या गधी है?
या अंधे हैं कांग्रेस हाईकमान वाले जिनको मतलब मजबूत कैंडिडेट दिखाई नहीं दिए? जिन लोगों की 5,000 की वोट आने की उम्मीद नहीं थी, उनको 20-20, 25-25, 30-30 हजार वोट निर्दलियों को आ गई। हैरानी होती है। तो बेसिकली मेरा दिमाग ये कहता है कि हरियाणा में क्या हुआ है, भाई ऐसा करो कांग्रेस को वोट मत जाने दो, ठीक है, बोला निर्दलीय को डाल दो, ना वो जीतेगा ना कुछ, आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे कि निर्दलीय ज्यादा स्ट्रांग था, उसको टिकट नहीं दी, इन्हीं के घर में कलेश हो जाएगा और बीजेपी को जितवा दो। अरे अगर जो अकल के गधे हैं, अकल से गधे हैं, आंखों से अंधे हैं, उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर निर्दलीय स्ट्रांग होते इतने तो 10-5 निर्दलीय जीतते, 3 ही क्यों जीते? भाई निर्दलियों में इतना दम था कि उन्होंने कांग्रेस की स्थिति ऊपर नीचे कर दी, तो वो जीतने भी तो चाहिए थे। वो जीते नहीं, उनको जीतने नहीं दिया गया, सिर्फ खेल खराब करने के लिए उनका यूज किया गया कि इनके खातों में डाल दो 20-20 हजार वोट, कांग्रेस वाला भी हारेगा और इनके मत्थे तिलक हो जाएगा कि इन्होंने हरवाया निर्दलियों ने। लेकिन अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि बजाय हर चुनाव में दोषारोपण करने के कि ईवीएम घपला हो गया, ईवीएम घपला हो गया, एक ही काम हो सकता है और वो ये है कि घपला हो ही ना, घपले की गुंजाइश ही जीरो हो जाए, कोई चाहे तो घपला ना कर पाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और उसको लेके मेरे मन में एक ही समाधान आया है और वो ये है कि चुनाव हो लेकिन ईवीएम मशीन के साथ बैलेट पेपर वाला भी वोट कास्ट करवाया जाए। मान लो हेमंत सिंह फोगाट मैं अपना वोट डालने जाऊं तो मेरा वोट ईवीएम से भी डलवाया जाए और बैलेट पेपर से भी मेरे को स्टैंप लगा के वोट डालने का सुविधा दी जाए। 2 वोट डालूं मैं, एक ईवीएम के द्वारा, एक बैलेट पेपर से। अब मान लो कोई ईवीएम में घपला करता है तो बैलेट पेपर के जो वोट्स हैं वो बता देंगे कि जी वोट तो 10 ही पड़े थे, ईवीएम मशीन 20 बता रही है, तो बैलेट पेपर ईवीएम की पोल खोल देगा। अब कोई व्यक्ति मान लो बैलेट पेपर्स को बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से अपने ढोल में डालता है तो ईवीएम मशीन उसकी पोल खोल देगी कि वोट तो 10 ही डले थे, इन्होंने 50 डाल रखे हैं। तो यही समाधान है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ बैलेट पेपर भी रखे जाने चाहिए, ईवीएम से भी वोट डालने की सुविधा, और साथ में उनको कहा जाए जी बैलेट पेपर से भी डालो आप, तब जाके एक निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। मैं हेमंत सिंह फोगाट 11 नवंबर 2024 को यह समाधान हिंदुस्तान को बता रहा हूं और अगर कभी इस तरह से इंप्लीमेंटेशन हो तो यही समझना कि हेमंत सिंह फोगाट ने सॉल्यूशन भारत को दिया था। और कोई रास्ता नहीं है। ईवीएम को रोकने के लिए बैलेट पेपर और बैलेट पेपर की घपलेबाजी रोकने के लिए ईवीएम, दोनों रखो, दोनों से वोट डालने के लिए जनता को कहा जाए। साथ में एक ऐसा भी कानून बनना चाहिए जिसमें 100% वोट डालना कंपलसरी हो जाए, अदरवाइज कुछ चीजें सरकार की तरफ से जो मिलती हैं उनका हक खत्म हो जाए, क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया है ईवीएम के घपलों की वजह से। लोगों का विश्वास उठ गया है लोकतंत्र की इस वोटिंग प्रक्रिया से। तो वो विश्वास दोबारा डेवलप करने के लिए चुनाव आयोग के अंदर लोकतंत्र में दोबारा जान फूंकने के लिए वोट डालना जरूरी हो और ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों टाइप की वोटिंग इकट्ठी हो, तब जाके घपला रुक सकता है। अदरवाइज आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है, किसी भी सूरत में घपलेबाजी को रोका नहीं जा सकता।
अगर आप कोई चीज बात कमेंट में लिखना चाहें, कमेंट बॉक्स में मेरा वीडियो सुन के, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप कमेंट में जरूर लिखना अपनी मन की बात को, कि वीडियो सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आया। और एक रिक्वेस्ट मैं फिर से कर रहा हूं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल मत आलस करना, बिल्कुल मत सोचना हिचकना, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। उससे होगा क्या, एक तो मुझे आपका समर्थन मिलने से बल मिलेगा, और दूसरा मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा आप तक मेरी बात जरूर पहुंचेगी। आपने मेरा वीडियो सुना, देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्रसन्नचित रहें। जय हिंद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम मेरे वीडियो को देखने के लिए लगाया। सब्सक्राइब करना ना भूलना, बटन दबा देना सब्सक्राइब वाला, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, थैंक यू। जय हिंद।